नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। आज जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी उनमें पहली बड़ी खबर है, चर्चा को तैयार नहीं विपक्ष। संसद में सरकार पेपर लीक मुद्दे पर लगातार चर्चा की बात कर रही है, लेकिन विपक्षी नेता अलग मांग पर चले गए हैं, जिसके चलते संसद में गतिरोध बना हुआ है, टूट नहीं रहा है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। आज की दूसरी बड़ी खबर है, पेपर लीक में न्याय का फास्ट ट्रैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक अदालतों में सुनवाई की बात कही, जिसके बाद देश भर में इस फैसले का स्वागत भी देखने को मिला। आज की तीसरी बड़ी खबर है, एक्शन में शुभेंदु सरकार। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद बंगाल में नई प्रकार की एक बहस भी छिड़ गई है। इस खबर को भी आपको बताएंगे विस्तार से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, दोषियों को जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का होगा गठन। प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मील का पत्थर साबित होगा पीएम मोदी का निर्णय। छात्रों ने भी किया स्वागत। संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी। मॉनसून सत्र का कामकाज चौथे दिन भी प्रभावित। सरकार चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए फिर दिया प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्रियों की छात्रों से बातचीत के मुद्दे का हल निकालने की अपील। एक्शन में शुभेंदु सरकार। पश्चिम बंगाल में सालों से चला आ रहा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा अब होगा समाप्त। सरकार का सख्त रुख। साल 1997 से अब तक जारी सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच का फैसला। देश के कई हिस्से बाढ़ बारिश से प्रभावित। डोडा में लैंडस्लाइड तो असम में जल प्रलय जैसे हालात। गुजरात में मूसलाधार बारिश। पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी पेपर लीक का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजता हुआ दिखाई पड़ा। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया, जबकि सरकार ने साफ कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है और छात्रों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सदन के भीतर बहस और नारेबाजी के साथ साथ संसद परिसर में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने प्रतिरोध करते हुए नजर आए। लगातार हंगामे की वजह से मानसून सत्र के पहले सप्ताह में सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हुई और अभी तक कोई खास विधायी कामकाज संसद के सत्र में नहीं हो पाया है। संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सरकार ने दोनों सदनों में बार बार कहा कि पेपर लीक पर सदन में वो चर्चा करने को तैयार हैं और विपक्ष को छात्रों के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं। दोनों सदनों में विपक्ष ने चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, जिससे हंगामे के कारण सदन का कामकाज प्रभावित हुआ। लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए
हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। सदन की शुरुआत होने से पहले संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के सांसद एक दूसरे के आमने सामने नजर आए और जमकर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा नजर आया। Today PM has announced that fast track process will be set roll, and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. Thousands of children are demonstrating, and he's cut off the internet, and he's tear gassing them, and he's having them lathi charge. If something happens to even one of them, it is his responsibility. संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण मानसून सत्र के पहले सप्ताह कामकाज प्रभावित हुआ है, जबकि सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ऋषि कुमार, अनुज यादव और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। तो पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि छात्रों के करियर के खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने ऐलान के बाद तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने इस पहल की तारीफ की और केंद्र सरकार की छात्रों के हितों के प्रति संवेदनशीलता की बात भी कही है। देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के कारण सालों की मेहनत गंवाने वाले छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने सीधा हस्तक्षेप करते हुए एक बार फिर बता दिया कि युवाओं का हित उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही पीएम ने साफ कर दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के इस ऐलान का गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। वहीं राजनाथ सिंह ने लिखा कि भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना पीएम के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक मामले में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का पीएम मोदी का निर्णय युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निर्णायक कदम उन लोगों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा जो हमारे युवाओं की आकांक्षाओं और भविष्य को खतरे में डालते हैं। वहीं केंद्रीय नेताओं ने भी पीएम के इस फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बच्चों के अभिभावकों को भरोसा दिलाने वाला है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे बच्चों का विषयों में एक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द जस्टिस दिलवाना चाहिए। इसके लिए सरकार कंप्लीट मेहनत और डेडिकेशन के साथ कर रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए पीएम साहब ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में जो भी उल्लेख की है, इसका मूल लक्ष्य यही है कि हमारे विद्यार्थियों के भविष्य हमेशा सुरक्षित हो। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी पीएम के इस ऐलान की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं विपक्ष हमेशा की तरह एक बार फिर विरोध ही कर रहा है। देश के विपक्ष से कहना चाहता हूं, युवाओं के आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थों को लिए बंद करें। देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सदा काम करते रहे। प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आज आप कह रहे हैं कि हम जो हैं ये फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, जल्द से जल्द समाधान करेंगे। मैं समझता हूं ये सब खोखली बातें हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में हुई एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक में भी संदेश दिया था कि सरकार के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है
और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कह के साफ कर दिया कि सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर चौतरफा वार करने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पेपर लीक पर सख्ती के सरकार के इस बड़े फैसले को लेकर जहां छात्रों में उम्मीद जगी है, तो वहीं सरकार इस फैसले को लागू करने को लेकर बात आगे बढ़ाती भी नजर आ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार संबंधित हाई कोर्ट से अनुरोध करेगी ताकि जल्दी से इस दिशा में कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके। इस फैसले को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सराहना की है, तो आम छात्र भी इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। पेपर लीक, जिसने लाखों युवाओं के सपनों को झकझोर दिया, अब उसी पर सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया को तेज किया जा सके और दोषियों को जल्द सजा मिले। दावा है कि नीट पेपर लीक मामले में जिन शहरों में एफआईआर दर्ज हुई, शुरुआत में उन शहरों में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। कोलकाता और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो सकता है, वहीं औरंगाबाद और नागपुर में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए केंद्र सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखेगी। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत बनाई जाएंगी। इस एक्ट के तहत पेपर लीक, प्रश्न पत्र चोरी और परीक्षा में संगठित धांधली को गंभीर अपराध माना गया है और इसमें छात्रों के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद का प्रावधान है। साथ ही 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून यूपीएससी, एसएससी और एनटीए के साथ ही आरआरबी और केंद्र सरकार की कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं पर लागू होता है। पेपर लीक के अपराध में दोषी पाने जाने पे जल्दी सजा मिले, इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जिनका युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए, इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत और अमृतकाल, उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं। उधर देश भर के छात्रों ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। छात्रों का कहना है कि अगर रोजाना सुनवाई होगी तो वर्षों तक मुकदमे लंबित नहीं रहेंगे और पेपर लीक करने वालों में कानून का डर पैदा होगा। पूरा विद्यार्थी वर्ग प्रधानमंत्री जी के इस कार्य की सराहना करता है और जिस तरह ये मामला उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया है, हम आशा करते हैं कि इसका जल्दी ही निवारण हो नीट के विद्यार्थियों के लिए। जिस प्रकार का उन्होंने फैसला लिया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, एक विद्यार्थी होने के नाते हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम नीट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो मेन चीज़ है हमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम सब मिल के कैसे इस चीज़ को और अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकें। अभी आप देखो कल पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो लगातार इंडिया में पेपर लीक हो रहे हैं। हमें सोल्यूशन पे जाना है, न कि प्रोटेस्ट पे आ जाए। पेपर लीक पर सख्त कानून के बाद अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहल सरकार इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। आने वाले दिनों में 4 राज्यों में विशेष अदालतों की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो पेपर लीक की समस्या को लेकर सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही। प्रधानमंत्री भी लगातार कड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, जो फैसला लेने की बात की है, वो एक कड़ा संदेश देता हुआ नजर आता है। युवाओं के हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री लगातार उस बात का जिक्र कर रहे हैं, बख्शे नहीं जाएंगे पेपर लीक के दोषी और पेपर लीक के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए ताकि तुरंत न्याय हो सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर जो व्यवस्था की बात की जा रही है वो क्या होती है, कैसे ये काम करता है, उसको भी समझना जरूरी है। उच्च न्यायालयों के परामर्श से गठित होते हैं संबंधित राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो कि पहल के आधार पर एक तरीके से कोशिश होती है। 14वें वित्त आयोग ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट की सिफारिश की थी, देश भर में स्थापित होने चाहिए ताकि त्वरित न्याय की प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ा जा सके। आज की तारीख में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
880 के आसपास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काम करते हुए सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं। अक्टूबर 2019 में केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक कोर्ट्स योजना की शुरुआत हुई थी। योजना में बाल यौन शोषण विशेष न्यायालय भी एक तरीके से शामिल किया गया था। जो बच्चों के खिलाफ जो पॉस्को एक्ट के मामले होते हैं उनकी भी सुनवाई त्वरित न्यायालय में एक तरीके से हो सके, उस दिशा में काम हुआ था। और बच्चों और महिलाओं के मामलों में शीघ्र निपटारे के प्रभावी एक तरीके से असर भी देखने को मिला है जिन जगहों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लंबित मामलों में कमी लाने में काफी मददगार फास्ट ट्रैक कोर्ट साबित होते हैं। और 2023 से 2025 तक ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सभी मामलों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 40 लाख से ज्यादा है जिन मामलों का निपटारा किया गया है। तो ये एक तरीके से न्याय को जल्दी मिलने की उम्मीद को जताता हुआ नजर आता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान भी किया है। किन मामलों की सुनवाई करता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि अभी तक की जो व्यवस्था है जिसमें पेपर लीक के मामले को जोड़ा जाने की बात प्रधानमंत्री ने कही, उसके अलावा अभी तक किन मामलों को सुना जाता है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। जो जघन्य अपराध होते हैं, हीनियस क्राइम होते हैं, उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हो या फिर बच्चों से जुड़े अपराध के मामले हो, उनकी सुनवाई अभी मौजूदा वक्त में फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ करती है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले हो, दिव्यांगजनों के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो, असाध्य रोगियों से जुड़े हुए मामले हो, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाता है। 5 वर्ष से अधिक लंबित संपत्ति के विवाद की भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की व्यवस्था एक तरीके से की गई है। लेकिन अब इसमें प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के मामले को जोड़ने की बात भी कही है। पेपर लीक पर सख्त मोदी सरकार, क्योंकि अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं। क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू करना 2024 में यह सबसे बड़े कठोर प्रावधान के तौर पर था। इसके तहत पेपर लीक और नकल करने पर 5 से 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। दोषियों पर कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान इस एक्ट के कानून के माध्यम से किया गया है। दोषी परीक्षा एजेंसी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और उसी दोषी परीक्षा एजेंसी को अगले 4 साल तक किसी भी प्रकार की परीक्षा से उस पर पाबंदी लगाना, इस प्रकार के तमाम कड़े प्रावधानों के साथ मोदी सरकार ने 2024 में इस कानून को लागू किया था। इसी के साथ और किस तरीके से व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाया गया ताकि सुचारू रूप से काम हो सके, लोगों का विश्वास बना रह सके, उसके लिहाज से भी कई कोशिशें की गई हैं। परीक्षाओं में आधार आधारित सत्यापन व्यवस्था को लागू किया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसको सीबीटी कहा जाता है उसको बढ़ावा देने पर सरकार लगातार जोर दे रही है। डिजिटल बोर्ड से सुरक्षित प्रश्न पत्र का वितरण किया जा रहा है ताकि जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं उनका किसी प्रकार से लीक प्रूफ सिस्टम आगे बढ़ सके। प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय बनाने पर लगातार हर स्तर पर जोर दिखाई पड़ रहा है। उत्तर पत्र हो या फिर आंसर की हो, इनको देखने और डाउनलोड करने की सुविधा भी छात्रों को दी गई है ताकि एक तरीके से उनके मन में कोई भ्रम ना रहने पाए। नकल रोकने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण की व्यवस्था को लागू किया गया है, यानी कि जो छात्र हैं जो वही जाएं, उनके नाम पे कोई और परीक्षा देता हुआ नजर ना आए। ऐसी तमाम पारदर्शी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की काम किया गया। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में फेस ऑथेंटिकेशन जैसी व्यवस्था को लागू किया गया तो एक सफल ट्रायल के तरीके से ये व्यवस्था लागू भी हुई थी। इसी तरीके से अनियमितताएं मिलने पर त्वरित पुनः परीक्षा का आयोजन करने की बात भी सामने निकल के आई। हालांकि एक भी पुनः परीक्षा ना करानी पड़े ऐसी आदर्श स्थिति होनी चाहिए, लेकिन जहां पर भी ऐसी स्थिति आई है तो सरकार ने तुरंत फैसले लिए हैं, उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा गया है। इसी बड़ी खबर पे आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए,
आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो दिल्ली में नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार और प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की नई पहल सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत का एक और प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया और अपील की है कि छात्र बातचीत का करके हल निकालें। नड्डा साहब, मुलाकात के लिए तैयार है सर आप? नहीं अभी नहीं। हाँ हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी लोकेशन वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। तो सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है और अब तक 4 बार प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बातचीत छात्रों की सुविधा के मुताबिक कभी भी कहीं भी की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री JP नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। पेपर लीक पर अब आर पार फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी प्रहार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया है, फैसला लिया है कि इस प्रकार के मामले अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुने जाएंगे। इस महत्वपूर्ण खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा विजय कौशिक हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अनंत विजय हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि बातचीत को लेकर सरकार लगातार संसद में, संसद के बाहर कह रही, उसके बाद भी मांगे बदलकर बात को ना होने देना, संसद को ना चलने देना, ये गतिरोध पैदा करना, क्या यही मंशा है? सिर्फ राजनीति हो या फिर संवाद करके समाधान की ओर आगे बढ़ा जाए? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि मोदी जी की ऊंची है दुकान, लेकिन फीका है उनका हर पकवान। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए वो बेशक है भगवान, लेकिन हमारी नजरों में नहीं रहे वो अच्छे इंसान, क्योंकि उन्होंने छात्रों पर रबड़ बुलेट्स चलवाए, आंसू गैस के गोले चलवाए, छात्रों को जिस तरीके से पिटवाया। अरे भाई, मैं तो ये कहूंगा ये मंत्री पद किसी की बपौती नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, मोदी जी का नहीं मांगा था। कि जो मोदी जी इतने उग्र हो गए, उनकी दिल्ली पुलिस इतनी उग्र हो गई, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा सकता था? क्या भाजपा में कोई दूसरा व्यक्ति इस योग्य नहीं था कि वो धर्मेंद्र प्रधान की जगह ले सके? तो ये जो लूट और डकैती और अब छात्रों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहना कि फास्ट ट्रैक अदालत इस मामले में ये करेगी वो करेगी,
अरे इससे पहले देश भर में जो मर्डर्स हो रहे हैं, विजय जी बात ये है कि एक समस्या है विजय जी एक समस्या है जिसको आप भी मतलब विपक्ष के तौर पे मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है और देश भी मान रहा है, इससे कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अब समस्या से समाधान की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ना होगा ना, तो वहां पर विपक्ष उस समाधान के रास्ते में खड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा, वो गतिरोध पैदा करता दिखाई पड़ रहा। समस्या ये आ रही है। समाधान तब होगा जब सरकार ये माने कि समस्याएं क्या क्या हैं। आज देश भर के करोड़ों अभिभावकों से लूट चल रही है। जो पढ़ाई पहले 10,000 रुपए सालाना में हो जाती थी, आज कई लाख रुपए। सर अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं, सर इसी मुद्दे पर रहते हैं अभी। जी मैं वही कह रहा हूँ, ये मुद्दे भी सब उसी से जुड़े हुए हैं। तो चर्चा करिए ना सर, यही तो सरकार कह रही है। सुनिए ना, नहीं आप ही से कह रहा हूँ, तो चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं सदन में, संसद में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग देश में? जी देखिए भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, फास्ट ट्रैक अदालतों के नाम पर धोखा है, लोगों की आंखों। ठीक है कौशल कांत मिश्रा जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर एक तरीके से धोखा देने की कोशिश हो रही है। रियल मुद्दे पे आप बात नहीं करना चाहते और इस्तीफे से कम पे मारने के लिए। ठीक है विजय जी, आपका ही पॉइंट को आगे ले जा रहे हैं। विजय जी आपका पॉइंट ही आगे ले जा रहे हैं। कौशल जी जवाब आपका। ठीक है विजय जी, ओके विजय जी आपका पॉइंट आ गया सर। तकरीर नहीं सर, संवाद करते, चर्चा करते। कौशल जी। आर्यन जी, मैंने सुना कौशिक जी को, वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब उनके हिसाब से कुछ काम की नहीं है, तो फिर क्यों ऐसी प्रथा रही है कि जल्दी निपटारे के लिए, फास्ट सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक का निर्माण किया गया? कुछ तो करती होंगी ना, तभी तो। और वो कोई मोदी जी ने पहली बार तो फास्ट ट्रैक बनाई नहीं, वो तो जमाने से चली आ रही हैं, उनके नंबर को बढ़ाया है। अब उसको एक जिम्मेदारी और दे दी गई है कि अगर शिक्षा संबंधी या कोई भी पेपर लीक संबंधी कोई भी मुद्दा हो, जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उसमें फास्ट सुनवाई हो, जिससे तुरंत मतलब जस्टिस करने की कोशिश की गई है। और कुल मिलाकर के अगर हम राजनीति में न जाते हुए छात्रों की बात करते हैं, तो जिस वजह से छात्र आंदोलित होकर के आज धरने पर बैठे हुए हैं, वो मुद्दा है बार बार पेपर लीक होने का। उसके समाधान के लिए किया क्या जा सकता है? ये कोई एक सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरी सरकार, अपनी सरकार, इस सरकार, उस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं जी। ये एक प्रॉब्लम रही है जो किसी न किसी तरह से कहूं एक करप्शन का फॉर्म रही है, भ्रष्टाचार का एक चेहरा है पेपर लीक होना। उसके ऊपर कठिन से कठिन कानून बना करके एक सिस्टम को मैच्योर करना पड़ेगा। लेकिन कौशल जी, जिससे कि ये बार बार नहीं हो। ठीक है कौशल जी, कंस्ट्रक्टिव एक सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें प्रधानमंत्री ने पहल की है। लेकिन जो छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका विश्वास आप क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? आपके कोशिशें वो रंग लाती नजर क्यों नहीं आ रही? उसकी बड़ी वजह क्या है? विपक्षी चलिए आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, लेकिन वो छात्र भी अभी आंदोलनरत नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, छात्रों का आंदोलन चल रहा था, छात्रों की बात सुन करके प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आए, पर जब छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के विपक्ष अपनी राजनीति करने लगा है, जब हम आप चर्चा कर रहे हैं उस समय भी विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, ये समस्या है। मेरा छात्रों से अनुरोध है कि सरकार बात करने के लिए तैयार है, उनके अपने प्रतिनिधि जो हैं वो प्रतिनिधि जाकर के सरकार से मिलें जी। हम उनके लिए बैठे हुए हैं, सरकार उनके लिए वो बुलाएं, हम आने के लिए तैयार हैं। हम सरकार हमेशा छात्रों के साथ है। मोदी जी ने छात्रों को संबोधित किया और छात्रों के बारे में बोला, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी इस छात्र आंदोलन को अपने पॉलिटिकल रीलॉन्च का पैड बना करके लॉन्च होने की कोशिश करें, राजनीति वहां पर आती है। अनंत जी, राजनीति वहां पर आती है, एक 10 सेकेंड, राजनीति वहां पर आती है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस छात्र आंदोलन का शीर्ष नेतृत्व लेने के लिए एक दूसरे के आगे वो भी अपने आप में विषय है कि उस विपक्ष के स्पेस को लेने की जो छात्र हमारे साथ हैं, छात्र के साथ सरकार अनंत जी, सवाल ये है, छात्रों का हर विषय हम सॉल्व करने के लिए अनंत जी, सवाल ये है कि हर कोई बात करने को तैयार है, विपक्ष भी कह रहा है, सरकार भी कह रही है, छात्र भी कह रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो रही है। बात होके, संवाद होके समाधान नहीं दिखाई पड़ रहा है, व्यवधान दिखाई पड़ रहा है। अनंत जी, जब तक आर्यन जी इसमें राजनीति का घोल रहेगा तब तक वो व्यवधान से कुछ दूर नहीं हो सकते। छात्रों की समस्या जेन्युइन है, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
लेकिन पेपर लीक के मुद्दे के साथ जिस प्रकार से राजनीति जोड़ दी गई है, वो होता है ना कि अगला, आप आगे चल रही है ट्रेन, उसके पीछे कोई ट्रेन जो नहीं चल रही थी उसको जोड़ दिया, तो फिर दोनों की रफ्तार कम हो जाती है। मुझे लगता है कि छात्रों को के साथ जिस प्रकार से संवेदनशीलता सरकार दिखा रही है, जिस प्रकार से छात्रों को बातचीत करने का लगातार निमंत्रण दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो छात्र भी विपक्ष के नेताओं के दबाव में कुछ भटकते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जी को ही लीजिए, जिस प्रकार से इस आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक थे और सोनम वांगचुक बातचीत से इस समस्या का हल करना चाहते हैं। देखिए, ये गांधी का देश है, यहाँ हिंसा से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ हमेशा संवाद। लेकिन जो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन का थॉट कुछ लोग लाना चाहते हैं इंडिया में, बहस से कुछ नहीं होगा, बहस अंतहीन चलती रहेगी। अंततः देखिएगा, दोनों पक्षों को एक टेबल पर आके संवाद करना पड़ेगा। तनातनी चल रही है, राजनीति छात्रों को बैक करके अपनी हनक दिखाना चाहती है। अब आप देखिए ना, नेता विपक्ष पता नहीं कहां जाना चाहते हैं, बस में चढ़ गए, क्या होगा? इससे छात्रों का कोई भला नहीं होगा। और पेपर लीक इस देश की बड़ी, बहुत, जिसको कहते हैं ना, एक गहरी समस्या है। इस पर सभी दलों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक दल के शासनकाल में ये पेपर लीक हुआ। डोटासरा का इस्तीफा राजस्थान में नहीं हुआ था कभी, उसके पहले पल्लम राजू और कपिल सिब्बल का भी इस्तीफा नहीं हुआ। तो लेकिन अनंत विजय जी, एक मूल सवाल पे आते हैं। अनंत विजय, एक मूल सवाल पे आते हैं कि फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से पेपर लीक जैसे विषयों को सुनने के बाद में एक उम्मीद क्या बनती नजर आती है कि एक जल्द ही एक वो नजीर पेश हो पाएगी जिसके बाद शायद समाज में कड़ा मैसेज भी जाए, जो बात एक प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है, अपील की गई है। ये बिल्कुल सही दिशा में सही कदम उठाया गया है। अपराधियों के मन में इससे एक डर होगा। देखिए, पॉस्को एक्ट आने के बाद जिस प्रकार से कमी आई है, थोड़ी सी, अपराध समाप्त नहीं हुआ, बाल अपराध समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसमें कमी देखी गई। लोगों को कानून का एक डर होता है, कानून के उसी डर के लिए इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। और जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार ने सभी हाईकोर्ट को पत्र लिखने का निर्णय और जल्द से जल्द ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का अनुरोध करने का निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से परीक्षा लीक की समस्या है, वो थोड़ी सी काबू में आ सकती है। ठीक है विजय कौशिक जी, सवाल यह है कि क्या छात्रों के इस आंदोलन के दम पर विपक्षी दल एक प्रकार से अपनी सियासी तस्वीर चमकाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, और विपक्षी दलों में आपस में भी इस बात को लेकर एक लड़ाई दिखाई पड़ रही है, कौन कहां पे स्पेस ले लेगा? विजय जी, देखिए, हमारे सहयोगी दल क्या सोचते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी सोच देश को लेकर है। भाई राहुल गांधी जी यह तय कर चुके हैं कि इस देश को बचाने में देश का युवा आगे बढ़कर एक आंदोलन के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को गिरा सकता है। बांग्लादेश जैसे हालात इस देश में सरकार खुद बना रही है, छात्रों पर गोली चलवा रही है, छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़वा रही है। सर, अन्य देशों से, सर विजय जी, सारी बातें ठीक है, लेकिन ऐसे अन्य देशों से अस्थिरता वाली सिचुएशन की तुलना करना, मुझे लगता है कि भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र के साथ ये ठीक नहीं है। और आप अगर कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं उस लिहाज से भी ये ठीक नहीं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत हर उस दिशा तक जा सकते हैं जहां पे हमारी बात सुनी जाए, लेकिन उस अराजकता का उदाहरण हम उससे तुलना करें, ये भारत के लिए बेहतर नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं। जी, इसमें लोकतंत्र क्या करेगा? अगर एजुकेशन के खराब सिस्टम के कारण युवा आत्महत्या कर रहा है, तो उनका परिवार जो है हाथ में पराठे लेकर तो जाएगा नहीं भाजपा नेताओं को खिलाने, वो डंडा लेकर जाएगा उन्हें कूटने के लिए। इसी तरीके से बीजेपी राज से जो लोग त्रस्त हैं, जिस दिन भी उन लोग, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग त्रस्त हैं वो डंडा लेके सड़कों पे उतरे, तो ये तो अराजकता वाली एक तरीके से आप प्रोवोक करने की बात होगी। कौशल कांत जी वो ये कह रहे हैं कि साहब जो सरकार के फैसले से खुश नहीं है वो सड़क पे उतर रहा है, वो साहब इस प्रकार की बात कह रहे हैं, कैसे फिर इस प्रकार की बात से निपटेंगे आप लोग? कौशल जी। आर्यन जी, आप देखिए, इस आंदोलन में छात्रों का आंदोलन बड़ा प्रीशियस आंदोलन होता है, इनोसेंट आंदोलन होता है। वो अपनी डिमांड लेकर के आता है, जैसे हम अपने घर में नाराज होकर के अपने पिताजी से नाराज होते हैं, उस तरह की नाराजगी के साथ आता है। उस आंदोलन के में जब आंदोलन जीवी लोग शामिल हो जाते हैं, आप सोचिए वहां पे योगेंद्र यादव, 2014 से लेकर आज तक जो भी आंदोलन हुए हैं और उसके पहले के भी जो आंदोलन, सारे आंदोलन जीवी आपको इस छात्र पैनल पे नजर आ जाएंगे। और वो आंदोलन जीवी को साथ साथ कुछ अपराधी प्रकृति के लोग उसमें आ रहे हैं। क्या आपको लगता है? मुझे यकीन है कि हमारे देश का छात्र कभी पुलिस पे हमला नहीं कर सकता,
मुझे यकीन है कि वो छात्र वो लोग जो पुलिस पे अटैक किया, उनके ऊपर पत्थर मारे, उनको मारने की कोशिश की, वो छात्र नहीं हो सकते, वो छात्र थे ही नहीं, वो राजनीतिक लोग थे जो राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं। योगेंद्र यादव कहते हैं कि संसद नहीं सड़क से तय होगा। क्यों? लोकतंत्र में सड़क से चीजें तय होंगी, चुनाव नहीं रेजिस्टेंस होगा। क्यों? वो और राहुल गांधी तो ये बहुत पहले से कह रहे हैं ना कि जेनजी को आगे आने पड़ेगा। वो जेनजी नहीं, मैं तो नहीं, लेकिन कौशल जी, अगर उस जेनजी को अगर बात रख, अब मैं आप ही से कर रहा हूं, उस जेनजी को अगर उन्हें प्रोवोक करने का मौका मिल रहा, तो क्या ये अवसर सरकार की ही वजह से मिला है क्या? उसके लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा, विश्वास बहाली आपको छात्रों के साथ करनी पड़ेगी ना। उसके लिए हम सारे रास्ते खोल करके बैठे हुए हैं जी, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम कभी भी छात्रों के बीच में आकर के बात करने के लिए तैयार हैं। ये बात आपने भी दिखाई और पूरे सारे मीडिया में चल रहा है। जितेंद्र सिंह जी, जेपी नड्डा जी, दोनों ने खुला इनविटेशन दिया हुआ है। छात्र चाहे तो कभी भी बुला सकते हैं, सरकार जाने के लिए तैयार है। लेकिन छात्रों को आगे करके जो विपक्ष पीछे से राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के जो राजनीतिक गोली चलाने की कोशिश कर रहा है, समस्या वहां पर है। मेरा तो यह है कि इतना अच्छा मामला है, इससे सिस्टम सुधर रहा है, चीजें बेहतर हो रही है, छात्रों के भविष्य की बात है। देर हुई कोई बात नहीं, पर सरकार आज तैयार है। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नजर आ रही है। जरूरत है, पर जिस तरीके से विपक्ष इसको अपना एक राजनीतिक लॉन्च पैड मान करके चला, क्योंकि एक 10 सेकंड के लिए और दूंगा, हर बार जब भी संसद का सत्र चलता, आप देखिए ना, हर संसद के सत्र के पहले 4-5 दिन इस तरीके से मीडिया के सामने ड्रामा होता है। ठीक है अनंत जी, सवाल यही है कि संवाद को एक डेडलॉक हो गया है और सियासी भंवर के बीच में यहां से बात आगे बढ़ेगी कैसे? क्योंकि सियासतदान सियासत तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन समाधान के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बात बढ़ेगी कैसे आगे, अनंत जी? बिल्कुल आर्यन जी, मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा और उदारता के साथ आगे बढ़ना होगा, और सरकार मुझे लगता है बढ़ेगी, क्योंकि जेपी नड्डा भी छात्र राजनीति से आए हैं आगे, धर्मेंद्र प्रधान भी छात्र राजनीति से आगे आए, ये सब परिषद के कार्यकर्ता, और उन्होंने बहुत जमीनी छात्र राजनीति की है। और इनको योगेंद्र यादव जी से रेजिस्टेंस सीखने की आवश्यकता नहीं है। योगेंद्र यादव जी ने कभी रेजिस्टेंस किया नहीं है, सुविधा की राजनीति करते रहे, पीछे खड़े होकर अच्छी भाषा में लच्छेदार भाषा बोलते रहे, लेकिन जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों ने परिषद की राजनीति की है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सरकार अभी थोड़ा और उदारता दिखाएगी, सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ और कदमों की घोषणा होगी। और मुझे लगता है कि जैसे कल नेता विपक्ष ने बहुत अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, आपने देखा कि कुछ चुनिंदा पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए, एक रोड मैप भी उनकी तरफ से आना चाहिए था कि अगर चलो धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा ले लेते हैं तो कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट आपको ये है कि आप परीक्षा में लीक रोकने के लिए ये काम करो, तब तो एक बात होती कि आपको छात्रों की चिंता है। लेकिन आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू होते हैं और 1 करोड़ के उसका, ये तो सरकार के लिए बहुत आसान है कि 25 लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दे दे, और दे भी देना चाहिए, लेकिन आगे क्या? बिल्कुल, इस ब्लूप्रिंट को लेकर आज देश इंतजार कर रहा है, वो सरकार दे, विपक्ष दे, पूरी संसद मिलकर दे, लेकिन वो ब्लूप्रिंट आएगा कैसे, उस पर सार्थक बहस की उम्मीद भी करा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे बंगाल से, जहां पर फर्जीवाड़े पर सख्त है शुभेंदु सरकार। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं।
डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबर पश्चिम बंगाल से। बंगाल में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच के फैसले ने सियासी हलकों में भी हलचल तेज कर दी है। सरकार इसे अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ एक बड़ा अभियान बता रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि 1997 से बाद से लेकर अब तक सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा से जाँच की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए चले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के समुद्र मंथन ने अब एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। सालों से चला आ रहा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा अब समाप्त होने जा रहा है। राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 1997 से अब तक जारी सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जाँच का फैसला लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बड़े अभियान की घोषणा की। आपका किस किस डिस्ट्रिक्ट में डिजिटाइजेशन मैक्सिमम हुआ है 14 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर ही में मैक्सिमम निकला। प्राय आपके 50% जो इशू हुआ है वहीं से इशू हुआ है। और सेम डेटा आया जब हमने एडजुडिकेशन हुआ, 60 लाख जो एडजुडिकेशन केस किए उस पर प्राय 30 लाख इन 3 डिस्ट्रिक्ट के थे। और SIR में सबसे कम कटे इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब इन डिस्ट्रिक्ट्स में डॉक्यूमेंट तैयारी हो गए थे जिनको SIR में एक्सेप्ट हो गया जो डॉक्यूमेंट में थे, पर एक्चुअली गलत निकले जब जुडिशियल स्क्रूटनी हुई, एक्चुअली गलत निकले जो हमने चेक किया। SIR प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेश सीमा से सटे 3 जिलों मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिले में मिले। इन 3 जिलों से ही 60 लाख मामलों के एडजुडिकेशन में 30 लाख मामले जुड़े थे। ऐसे में जिलावार आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। बात मुर्शिदाबाद की करें तो यहाँ 2,40,755 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उत्तर दिनाजपुर में 1,53,658 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। वहीं बात मालदा की करें तो यहाँ से 1,48,877 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आंकड़े सामने आए हैं। इस गंभीर मुद्दे पर मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि कोई भी अवैध विदेशी नागरिक राज्य में नहीं रह सकेगा। SIR के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार अब पूरे सिस्टम को साफ करने का बीड़ा उठा चुकी है। SIR प्रक्रिया के दौरान मिले साक्ष्यों पर नजर डालें तो साल 2025 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। साल 2023 में 1,21,453 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,81,591 पर पहुंच गया, जबकि साल 2025 में 10,45,451 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो एक असामान्य बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं साल 2026 में भी 5,12,632 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुछ तत्वों ने मतदाता सूची शुद्धिकरण से पहले बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की कोशिश की थी, जिनकी अब जांच होगी और अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि 1997 से अब तक के सभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच की जाएगी। जांच के आधार पर एक अद्यतन डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यह डेटाबेस केंद्र सरकार के पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सभी फर्जी और अवैध प्रमाण पत्र रद्द होंगे, साथ ही इसे रखने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि अब नगर निगम मेयर, नगर पालिका चेयरमैन या पंचायत प्रधान जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकेंगे। केवल अधिकृत सरकारी अधिकारी ही यह अधिकार रखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार का यह अभियान सिर्फ दस्तावेज सुधार तक सीमित नहीं है। यह राज्य की सुरक्षा, जनसांख्यिकीय संतुलन और लोकतंत्र की पवित्रता को बचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात होगी बाढ़ और बारिश की, क्योंकि बारिश ने कई जगहों पर बिगाड़े हैं हालात। कैसा है मौसम का मिजाज, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात मौसम के मिजाज की। देश के कई हिस्सों में मानसून अब राहत नहीं, आफत बनता दिखाई पड़ रहा है। कहीं बाढ़ ने शहरों और गांवों को डुबो दिया है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है। असम में लाखों लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुजरात में 24 घंटे में ऐसी बारिश हुई जिसने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र भी लगातार बारिश से प्रभावित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। उन्होंने बाढ़ और जल भराव की स्थिति का जायजा लिया और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। देश के कई राज्यों में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे भयावह हालात असम में है, जहां 25 जिलों के 1800 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं। 9 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं।
पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 40 के पार तक पहुंच गई है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया और गोलाघाट के राहत शिविरों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर बाढ़ के हालात का जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मुझे फोन किए थे और उन्होंने भी मुझे बोला कि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम असम भेजा जाएगा। मेरा विश्वास है कि दोनों सरकार मिलके हम दुख का समय में लोगों का साथ खड़ा होने में सक्षम हो। उधर सिक्किम के नामची में एनएचपीसी टनल हादसे में राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। मलबे से अब तक 22 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 श्रमिकों की तलाश अभी भी जारी है। दक्षिण गुजरात में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वलसाड जिले के उमरगांव में सिर्फ 24 घंटे में 1064 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो देश के इतिहास में तीसरी सबसे अधिक दैनिक वर्षा है। लगातार बारिश से औरंगा नदी उफान पर है। वलसाड, सूरत और आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों और सड़कों तक पहुंच गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से सूरत और मुंबई के बीच रेल सेवाएं प्रभावित हुई। कई प्रमुख ट्रेनों को रास्ते में ही रोकना पड़ा। एहतियात के तौर पर सूरत जिले में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण और मध्य गुजरात के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर भारी बारिश से पैदा हुए हालात के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। वसई, विरार और नालासोपारा के कई इलाके जलमग्न हैं। लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पालघर जिले में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुंबई के लिए येलो अलर्ट और आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार 4 दिनों से बारिश का कहर जारी है। चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि तवी समेत कई नदियां उफान पर हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन और पत्थर गिरने से कई जगह बाधित है। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा और शिव खोड़ी यात्रा लगातार 5वें दिन भी स्थगित रही। देश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान भी भारी से अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों से अपील की गई है कि वे नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रोमानिया दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति आवास कोट्रोसेनी पैलेस में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोरदान ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा में अपने तीसरे पड़ाव रोमानिया पहुंची हैं, जहां पर वहां के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हुई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपको अगेय का उत्तरी मैसेडोनिया से क्या है रिश्ता। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान।
164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। महान भारतीय लेखक और साहित्यकार अज्ञेय का उत्तरी मैसेडोनिया से एक बेहद दिलचस्प और अटूट रिश्ता है। उन्हें 1983 में स्ट्रूगा पोएट्री इवनिंग्स में गोल्डन रीथ से सम्मानित किया गया था। इस अनोखे कनेक्शन पर और अधिक जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता जयंती झा। आप देखिए इस रिपोर्ट को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन हिंदी भाषा के एक बहुत ही प्रमुख लेखक और कवि थे। उनका नॉर्थ मैसेडोनिया से एक बहुत ही स्पेशल कनेक्ट है। यहाँ के स्ट्रूगा पोएट्री इवनिंग फेस्टिवल में उन्हें 1983 में गोल्डन रीथ अवार्ड दिया गया था। उत्तर मैसेडोनिया का स्ट्रूगा पोएट्री इवनिंग्स भारतीय हस्ती के सम्मान का गवाह रहा है। यहाँ सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, जिन्हें दुनिया उनके उपनाम अज्ञेय से जानती है, को सर्वोच्च सम्मान गोल्डन रीथ से सम्मानित किया गया था। अज्ञेय आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख ध्वजवाहक हैं। पत्रकारिता से लेकर उपन्यास और काव्य संग्रहों तक उनकी रचनाओं का दायरा बेहद व्यापक रहा। शेखर एक जीवनी, चिंता और त्रिशंकु जैसी उनकी कई महान कृतियां आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। स्ट्रूगा पोएट्री इवनिंग्स दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सवों में से एक है। खूबसूरत ओहरीड झील के किनारे आयोजित ये महोत्सव शहर के केंद्र स्ट्रूगा में दुनिया भर के कवियों का सम्मान करता है। ये अवार्ड भारत के केवल एक और लेखक को मिला है, जो कि है निर्मल वर्मा। विश्व के कई रिनाउंड राइटर्स को, लेखकों को ये अवार्ड पहले मिल चुका है, जैसे कि मार्गरेट एटवुड, पैब्लो नेरूदा, ऑडिन और ऐसे कई और लेखक। नॉर्थ मैसेडोनिया से कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ डीडी न्यूज के लिए मैं जयंती झा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे